भारत दर्पण चैनल से जुड़ी हुई तमाम विद्यार्थी का मैं इसके कश्यप स्वागत करता हूँ। तो विद्यार्थीगण, आज हम लोग राज्य व्यवस्था पॉलिटी के विगत 2 दिन हम लोगों ने इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू को, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बारे में पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था पॉलिटी, फिर उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और इतिहास के जो अधूरा बच गया है उसे पूरा करेंगे। विद्यार्थीगण, सबसे पहले आज हमको जो टॉपिक है मेरे सामने, वो टॉपिक है भारत के नए राज्य का निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कब कब राज्य बना। क्योंकि कई विद्यार्थी ने मांग किया कि भाई उसको संविधान का अनुसूची 1 भाग 1 को जरा स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आज विद्यार्थी की मांग पर आपके सामने इस विषय को रख रहे हैं। शीर्षक है भारत एवं संघ राज क्षेत्र। शीर्षक है भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र। विद्यार्थीगण, ये भारतीय संविधान का भाग 1 और इत्तिफाक ये है कि अनुसूची 1 में भी आता है। और इस भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद है। टोटल जो है अनुच्छेद की जो संख्या है 1 से लेकर 4 तक। भारतीय संविधान का भाग 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। अब ध्यान देना है, राज्यों का संघ शब्द यहाँ है यूनियन ऑफ द स्टेट। संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग है, फेडरल या फेडरेशन शब्द का प्रयोग। फेडरल भी संघ होता है, फेडरेशन भी संघ होता है, लेकिन यूनियन उससे भिन्न होती है। यूनियन है कि जहां अलग होने की संभावना नहीं होती। आपने देखा होगा, चलिए ये वाटर पानी का जो पाइप होता है, चलिए एक पाइप यहाँ होती है, एक पाइप ये होती है, दोनों पाइप को चलिए जोड़ दी जाती है। एक जोड़ यहाँ भी होता है, देखिए एक जोड़ इस प्रकार का होता है एल्बो की तरह। इस जोड़ को अक्सर हाँ क्या यूनियन बोलते हैं। यूनियन में अलग होने की संभावना, दो अलग अलग दिशा का है, लेकिन अब दोनों को एक साथ रहना है। यहाँ दोनों एक ही दिशा के चलने वाले, अर्थात आपसी सहमति के आधार पर दोनों एक हुए। यहाँ दो अलग अलग दिशा को मूव करने वाले और दोनों साथ हुए हैं। तो यूनियन में अलग होने की संभावना नहीं होती है, जबकि संघ में, फेडरल में अलग होने की अलग बात है कि आपका 1865 ईस्वी में अमेरिका में जो संशोधन किया गया, उसके बाद वहाँ व्यवस्था किया गया, वहाँ पर शब्द है फेडरल। उसमें स्पष्ट रूप से अलग से संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं। लेकिन फेडरेशन में स्वाभाविक तौर पर अलग होने की संभावना होती है। तो संविधान में यहाँ जो शब्द है, यहाँ शब्द है यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ होगा। इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। संविधान में दोनों शब्द है, इंडिया डेट इज भारत। अब आप देखें कि G20 की बैठक हुई, उसमें भारत शब्द का प्रयोग किया गया। तो अनावश्यक विवाद हम लोग के देश में, पत्रकार और राजनेता जो है जरूरत से की वस्तु पर ध्यान न दे करके अनावश्यक वस्तु पर ही अक्सर ज्यादा ध्यान दी जाती है, ज्यादा फोकस की जाती है। पत्रकार को चौथा पिलर बुद्धिजीवी कहा जाता है, लेकिन वो भी जो है सब कुछ उसी नक्शे कदम पर चलता है। अनावश्यक बातें को तूल देना, अनावश्यक बातों पर जरूरत से ज्यादा लोगों का प्रतिक्रिया और क्रिया प्रतिक्रिया में समय व्यतीत करना, तथ्य और फैक्ट से दूर। यहाँ संविधान में इंडिया डेट इज भारत शब्द लिखा हुआ है, उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा करने का न तो कोई औचित था, न कोई जगह। खैर, वो तो चर्चा की बात रही। संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। अब यहाँ ध्यान देना है, नए राज्यों का प्रवेश जो शब्द है। और संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्य का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। थोड़ा सा देखिए अंतर है। नए राज्य का प्रवेश से तात्पर्य है वो क्षेत्र भारत संघ में नहीं, जो हमारी क्षेत्रफल है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस सीमा से वो बाहर का क्षेत्र था। वो एक अलग किसी पड़ोसी देश का या एक स्वतंत्र देश का हिस्सा हुआ करता था। अब हमारी सीमा के अंदर वो आ गया है।
अर्थात भारत के बाहर के क्षेत्र को, भारत के बाहरी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करना। और नए राज्य का निर्माण अर्थात अपने देश का जो सीमा के अंदर है उस राज्यों का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य की नाम या सीमा में परिवर्तन। अब से झारखंड का निर्माण हुआ, बिहार से अलग करके, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का निर्माण हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड का निर्माण हुआ, बम्बई का पुनर्गठन करते हुए गुजरात और महाराष्ट्र बना, तमिलनाडु का नाम पहले मद्रास था, पुनर्गठन करते हुए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का राज्य का निर्माण हुआ, पंजाब से अलग होकर हरियाणा का, ये जितने भी अलग अलग राज्य बने ये अनुच्छेद 3 के आधार पर बने। और अनुच्छेद 4 जो है इसी 2 और 3 के निर्माण की प्रक्रिया में एक लाइन लिखता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में यदि परिवर्तन होता है तो उसे संविधान संशोधन अर्थात अनुच्छेद 368 जो संविधान का संशोधन को बतलाता है, तो कहता अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाए। अब यहाँ पर अनुच्छेद 3 में यदि परिवर्तन करते हैं तो यह पूर्णतः सत्य है कि किसी प्रकार की संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी बना और झारखंड का गठन हो गया, तो अनुच्छेद 3 के आधार पर जब परिवर्तन करते तो किसी प्रकार की संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अनुच्छेद 2 को समझना, यदि किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करते हैं या भारत का क्षेत्र किसी विदेशों को देते हैं तो वो संविधान संशोधन के दायरे में आए। लेकिन उस अंतर सीमा में परिवर्तन आ गया, क्षेत्र में परिवर्तन आ गया तो वो संविधान संशोधन के दायरे में आएगा। लेकिन उसका नाम रखा गया, सिक्किम रखा गया, गोवा रखा गया, तो उसका या उसे राज्य का दर्जा दिया गया या उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान देना। अब 100वां संविधान संशोधन, बांग्लादेश से सीमा का लेन देन हुआ, सीमा का आदान प्रदान हुआ, तो 100वां संविधान उसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। उसके पहले आप पढ़ते हैं कि 10वां संविधान संशोधन के द्वारा 1961 में दादर नागर हवेली को, 12वां संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में गोवा एवं दमन द्वीप को, 14वां संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में पुडुचेरी को, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को भारत का संरक्षित प्रोटेक्ट स्टेट, संरक्षित राज्य बनाया गया। और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 1975 में भारत का राज्य बनाया। तो सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करना उस संविधान संशोधन के दायरे में आए, लेकिन सिक्किम को नया राज्य बनाया गया तो वो संविधान संशोधन के दायरे में नहीं रखा जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि नए राज्य का प्रवेश होता है तो नए राज्य के प्रवेश के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो परिवर्तन होता है उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो अनुच्छेद सामान्य अवस्था में तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में हुए परिवर्तन को संविधान संशोधन के दायरे में नहीं रखा जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 2 के आधार पर जब विदेशी क्षेत्र का आदान प्रदान होती है तो वह संविधान संशोधन के दायरे में आता है। इस बात को ध्यान रखना। अनुच्छेद 4 में नए राज्य के निर्माण के संबंध में जो प्रक्रिया है, तो अनुच्छेद 2 और 3 के आधार पर जब हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाते हैं, भौगोलिक सीमा में बदलाव लाते हैं, इससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक को सदन में रखा जाता है। ध्यान देना है कि एक धन विधेयक अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 2 और 3 के आधार पर रखा गया विधेयक, यही दो ऐसे विधेयक होते हैं जिसको सदन में चर्चा के पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। अर्थात दोनों में निर्णय पहले लिया जाता है और चर्चा सदन बाद, दोनों कार्यपालिका से संबंधित अधिकार हो जाता है,
अनुच्छेद 2 और 3 कहता है नए राज्य का निर्माण से संबंधित राज्यों के प्रवेश से संबंधित विधेयक पर संसद का किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा में रखते हुए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसे चर्चा के लिए रखते हुए संसद केवल और केवल साधारण बहुमत, यहाँ पर शब्द होता है साधारण बहुमत, अर्थात उपस्थित का 50% प्लस एक होता है पूर्ण बहुमत, अर्थात कुल टोटल का 50% प्लस एक होता है 2/3 बहुमत, कुल का 2/3। इस प्रकार से यहाँ पर है नए राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित ये अनुच्छेद 2 और 3 के आधार पर ये परिवर्तन आता है। अब देखना ये है कि जब नए राज्य का निर्माण कब राज्य का निर्माण हुआ, इसके संबंध में यदि हम देखें तो इसके संबंध में सबसे पहले देखिए 1956 में भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे मोहम्मद फजल। चलिए उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, लेकिन पहले देखिए कि 1956 में अभी आप वहां भी देखिए लिखता है कि 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब फिर यहाँ पर मन में संदेह पैदा करेगा, ये लाइन अक्सर हाँ देखते हैं किताब के पन्नों पर यही लाइन लिखा रहता है जब अनुच्छेद 4 लिखता है कि नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की गिनती नहीं होगी, अनुच्छेद 368 के आधार पर उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन आप 99% किताब में लिखा हुआ पढ़िएगा कि 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो जब संविधान संशोधन गिना ही नहीं जाता है तो फिर ये 7वां संविधान संशोधन कहाँ? इसी प्रकार यहाँ देखिए अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 के परिवर्तन को संविधान संशोधन में रखा ही नहीं जाएगा। लेकिन देखिए 10वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, 14वां, 35वां, 36वां, आगे पेशी बतलाया कि 100वां संविधान संशोधन। यहाँ पर कंसेप्ट होनी चाहिए। ये जो संविधान संशोधन किया गया 7वां संविधान संशोधन, ये राज्यों के पुनर्गठन के लिए संशोधन नहीं था। वास्तव में ये जो संविधान संशोधन किया गया, संविधान में अनुच्छेद 238 जिसमें भारतीय राज्य को ABCD 4 ग्रेड में बांटा गया था, उस ग्रेड प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसलिए अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया और निरस्त करते हुए उसी समय भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। इसलिए उस साथ साथ प्रयोग में आ जाता है। तो राज्यों के निर्माण के लिए 14 राज्य का गठन के लिए संविधान में संशोधन नहीं हुआ, बल्कि अनुच्छेद 238 जिसमें जो संविधान का भाग 7, अनुच्छेद 238 जो था वो संविधान का भाग 7 में आता था। तो भाग 7 का अनुच्छेद 238 जिसमें भारतीय राज्य ABCD 4 ग्रेड में बटे हुए थे, उस ग्रेड प्रणाली को समाप्त करने के लिए, उस ग्रेड प्रणाली का विघटन करने के लिए संविधान में संशोधन। तो ग्रेड प्रणाली को भी समाप्त करते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसलिए वहां पर 7वां संविधान संशोधन का प्रयोग किया जाता है। तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 238 को समाप्त करते हुए भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ये था संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 में क्या लिखा हुआ था ये स्पष्ट हो गया। और राज्य का जो गठन हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया 1956 में। 1956 में गठन किया गया। 7वां संविधान संशोधन जहां लिखा जाता है उसको ध्यान देना है कि वो संविधान संशोधन इसके लिए नहीं किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहला जो है 1956 के बाद 1960 में बम्बई का पुनर्गठन करते हुए, राज्य का नाम था बम्बई, राज्य का नाम था उस वक्त 1960 तक राज्य का नाम था बम्बई। इसका पुनर्गठन करते हुए
गुजरात और महाराष्ट्र। तो बंबई जो है उस समय महाराष्ट्र हो गया और बंबई को काट करके गुजरात को बनाया गया। चलिए गुजरात राज्य का गठन हुआ। उसके पश्चात 1963 में नागालैंड, 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया। 1966 में पंजाब से अलग करके हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया। पहले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तीनों एक साथ था, तो उसको जो है 1966 में बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा को पंजाब से अलग करके राज्य बनाया गया। तो हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का ये पहला राज्य। 1966, उसके पश्चात 1971 के अधिनियम के आधार पर फरवरी 1972 में संसद ने पास किया। 1971 में राज्य बना। 1972 में 3 राज्य बनाया गया। सबसे पहला राज्य बना वो था मणिपुर, उसके पश्चात त्रिपुरा और तीसरा था मेघालय। अब ध्यान रखना ये है कि 1969 में असम से थोड़ा सा आंशिक तौर पर अलग करते हुए मेघालय को सहराज, पूर्ण राज्य नहीं, एक अधूरा राज्य, एक सहराज का दर्जा दिया गया 1969 में और बाद में इसे 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। जैसे सिक्किम को 1974 में संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया और 75 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 2 क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछता है वो कौन कौन से राज्य थे जिससे पहले सहराज या संरक्षित राज्य बनाया गया और बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। एक तो मेघालय है और दूसरा है सिक्किम। चलिए उसके पश्चात आइए 1969 के बाद 1972 के बाद, चलिए एक और यहीं पर थोड़ा सा और ध्यान देना है। 1971 में ही हिमाचल प्रदेश, 1971 में ही हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया। 1971 में ही हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 1971-72 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा भारतीय संघ में शामिल करते हुए राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर देखिए आ जाता है 36वां संविधान संशोधन और इससे पहले 1974 में इसे 35वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का संरक्षित राज्य, जैसे मेघालय को सहराज और यहाँ संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। 1986 का अधिनियम के आधार पर 1987 में अधिनियम था 86 का और राज्य बना 87 में। 1987 में 2 यहाँ पर बना, एक हुआ अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हुआ मिजोरम। तो 2 नए राज्य का निर्माण हुआ और 1987 में ही एक अलग से अधिनियम तैयार किया गया और तब जो है गोवा, जो 1962 से ही केंद्र शासित प्रदेश था, उसे राज्य का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर देखिए ये भारत में 14 राज्य पहले था, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, वो था आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25वां राज्य रहा। फिर जो है वर्ष 2000 ईस्वी में सबसे पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड, ये 3 राज्य बनाया गया। कभी कभी तारीख भी चलिए इसका, क्योंकि बिहार से है तो जुड़ा हुआ, तो छत्तीसगढ़ के बनाया गया 9 नवंबर को, ये 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया। बिहार का गठन हुआ था विधिवत तौर पर 22 मार्च 1912 को। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड का राज्य का दर्जा दिया गया। उसके पश्चात जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके
तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिया गया कृष्णा आयोग के सिफारिश पर। यह इसके लिए कृष्णा आयोग का गठन किया गया था और उसकी ये तो राज्य का 29वां राज्य रहा। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो अनुच्छेद 370 के तहत सुविधा दी गई थी, उस सुविधा को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 के तहत जो ए और बी के माध्यम से उसे विशेष राज्य का दर्जा था, उस दर्जा को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनते हुए उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया और वादा किया गया कि जम्मू कश्मीर को निकट भविष्य में जब स्थिति में सुधार हो जाएगी तब उसे जो है सो राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अर्थात जम्मू कश्मीर तो इसी वर्ष सितंबर महीना के पहले वहां विधानसभा गठन करते हुए चुनाव करा देना है और उसके पश्चात जो है वहाँ हो सकता है 2025-26 या निकट भविष्य में उसे राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। साथ ही जो है ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों को आपस में मिला दिया गया और दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कर दिया गया। तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये राज्य का निर्माण इस कड़ी में हुआ, इस आधार पर चलता गया। तो अनुच्छेद 1 से 4 के आधार पर नए राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य की नाम या सीमा में परिवर्तन जो किया जाता है उससे संबंधित ये है कि यदि जब नए अनुच्छेद 3 के आधार पर नए राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य की नाम या सीमा में परिवर्तन करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति उसका निर्णय पहले ले चुके होते हैं। निर्णय लेने के बाद संसद में रखने के पूर्व संबंधित राज्य विधानसभा को, जैसे बिहार से अलग झारखंड हुआ तो बिहार विधानसभा के पास भेजा गया कि केंद्र सरकार, राष्ट्रपति ये निर्णय लिए हैं कि बिहार का पुनर्गठन करते हुए इसे 2 राज्य में बांटा जाए, आप अपना विचार। सामान्य अवस्था में राज्य विधानमंडल को 30 दिन, 1 महीना का समय मिलता है। 1 महीना के अंदर वो अपना विचार, चाहे वो पक्ष में या विपक्ष में, जैसे तेलंगाना का विभाजन के लिए जब आंध्र प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने उसके विरोध में प्रस्ताव पास किया। अर्थात वो कहा कि मैं इस विभाजन से सहमत नहीं हूँ, विभाजन का मैं विरोध करता हूँ। लेकिन फिर भी आपने देखा कि उसका विभाजन किया गया। राज्य की सहमति या सहमति कोई मायने नहीं रखता है, केवल एक औपचारिकता है कि राज्य के पास वो भेजा जाता है कि आप उसे आप अपना विचार दें, आपके विचार का कोई प्रभाव विशेष अंतर नहीं आता है। तो आपके ये विचार यदि विभाजन के विरोध में भी हो, नए राज्य के निर्माण के विपक्ष में भी हो, तो भी यदि सरकार निर्णय ले चुका है तो आसानी से राज्य का गठन करेगा। और अपना बताया भी कि आंध्र प्रदेश में गठन किया गया। तो इसका प्रोविजन क्या है कि नए राज्य का निर्माण से संबंधित पहले केंद्र सरकार, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति निर्णय ले चुके होंगे। निर्णय के लेने के पश्चात संसद में रखने के पूर्व संबंधित राज्य विधानसभा के पास उसे चर्चा के लिए भेजा जाएगा और 30 दिन के अंदर उस पर सहमति या सहमति के साथ राष्ट्रपति को वो वापस हो जाएगा। उसके बाद उसे संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति रखवाएंगे और संसद केवल और केवल साधारण बहुमत अर्थात उपस्थित का 50% प्लस 1 से, यदि मान ले लोकसभा के 543 में से यदि 300 ही उपस्थित है तो 151 वोट में ही, राज्यसभा का 245 में 200 ही उपस्थित है तो 101 मत में ही वह विधेयक पास हो जाएगा और नए राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन कर दी जाएगी। ये था आपके नए राज्य के निर्माण से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 को थोड़ा सा समझना है कि 4 तो एक सामान्य अवस्था में लिखता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के आधार पर यदि कोई संविधान में परिवर्तन अर्थात राज्य की प्रशासनिक क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान में संशोधन। लेकिन यदि जब विदेशी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करते हैं तो राज्य का निर्माण
राज्य के निर्माण से संबंधित राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन के लिए संशोधन की जरूरत नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो परिवर्तन होता है उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। तो भारत जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उस समय गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन पुर्तगाली के अधीन क्षेत्र वाला गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये रह गया आपका उसके पास ही मौजूद रह गया, अर्थात पुर्तगाली के अधिकार क्षेत्र में ही रहा। और पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में रहा। वास्तविक देखो 1954 में तो पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने स्वतंत्र कर दिया, लेकिन एक प्रकार से 1954 से लेकर 1962 तक वह जो है ऑटोनॉमस संस्था की तरह, न तो भारत का हिस्सा पूर्णतः था, न ही फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में था, न ही वो एक पूर्णतः स्वतंत्र देश था। एक ऑटोनॉमस संस्था की तरह हुआ रहा। और फिर 1962 में 14वां संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश। पांडिचेरी भारत का संघ का एक विचित्र राज्य है, विचित्र केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ 4 जिला है और चारों जिला की सीमा एक दूसरे से नहीं मिलती। पांडिचेरी का भाग जो है कुछ बंगाल की खाड़ी में भी अवस्थित है तो कुछ अरब सागर में भी अवस्थित है। पांडिचेरी का 4 जिला, स्वयं एक पांडिचेरी पुडुचेरी में, एक यमन, माहे और कराकल, चारों जिला की सीमा एक दूसरे से नहीं मिलती है। ये भी क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जाता है। तो राज्य का जो निर्माण हुआ क्रमशः इसी प्रकार कालखंड में, कभी कभी बराबर आपसे खास करके सिक्किम के बारे में तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, गोवा 25वां राज्य था, इसके बारे में पूछा है। तो 28वां 29वां राज्य जो राज्य बना वो क्रमशः इसी के आधार पर राज्य बना। तो विद्यार्थीगण, राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य की नाम या अब नाम में ही परिवर्तन हुआ है। यदि आप देखें कि उन्हीं तमिलनाडु भारत भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य जो बना वो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना। तब राज्य का नाम था मद्रास, राज्य का नाम था मद्रास। मद्रास का पुनर्गठन करते हुए 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया गया, मद्रास का नाम मद्रास ही रह गया। लेकिन 1969 में मद्रास का नाम कर दिया गया तमिलनाडु। 1969 में उसका नाम कर दिया गया तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का नामकरण 1969 में हुआ। अब उसी प्रकार देखिए आपका पुडुचेरी का नाम बदल, पहले पांडिचेरी था, नाम पुडुचेरी हो गया। तो नाम बदलने का अधिकार भी, नाम में परिवर्तन भी होता है, अनुच्छेद 3 के आधार पर संसद नाम में परिवर्तन भी करती है। ये हुआ अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। अब इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा और पहलू को देखना ये है कि जब भारत में जब देश स्वतंत्र हुआ, मैंने बताया कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत का राज्य ABCD 4 ग्रेड में बटा हुआ था। उस ग्रेड प्रणाली को 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में समाप्त कर दिया गया। राज्यों का जब गठन, देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात ही कहते हैं कि सर मुराते ओले परे, नगर बसा नहीं कि लुटेरा हाजिर है। अब फिर लुटेरा कहना उचित नहीं है। एक महान गांधीवादी नेता थे रामालू नायडू, और गांधी के विचारधारा से प्रभावित होकर उनके जीवन दर्शन को व्यवहार में वे उतारे अपने जीवन में। उन्होंने ही पहली बार मांग किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। मद्रास राज्य, जो राज्य का नाम था मद्रास, तो मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषी को अलग करके, तमिल भाषी से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाए। तो भाषा के आधार पर राज्य की मांग की शुरुआत होती है। ये मांग की शुरुआत कब हुई? तो 1948 में, आजादी के तत्काल बाद। अब भाषा के आधार पर राज्य की मांग आखिरकार आप देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा ने बंगाल से अलग करवाकर बिहार उड़ीसा राज्य का जो गठन करवाए थे 1912 में, आधार भाषा ही। तो भाषा को आधार बनाकर बंगाल से अलग किया गया बिहार को, और भाषा को आधार बनाकर ही 1936 में बिहार से अलग किया गया उड़ीसा को। तो ब्रिटिश हुकूमत काल में भी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया था। तो आज़ादी के बाद यहाँ वह उसी मांग को एक बार पुनः रखा गया।
और इसके लिए 1948 में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था शशि कुमार धर आयोग, SK धर आयोग, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्होंने दिया कि देश की एकता और अखंडता के लिए भाषा का आधार पर, क्योंकि भाषा जो है भाषा के आधार पर यदि हम काम करते हैं तो विभाजन को जन्म देती है, तो भाषा के आधार पर नया राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन तेलुगु भाषी नेता, गांधीवादी लीडर रामालू नायडू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, और उनकी आंदोलन चलता रहा। तो अब जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया JVP आयोग का गठन पुनः 1948 में ही किया गया। इस आयोग ने भी SK धर आयोग के विचार से सहमति प्रदान किया और कहा कि नया राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए भाषा के आधार पर, क्योंकि भाषा के आधार पर जो है अलगाववाद को बढ़ावा देता है। उसके बाद 1951-52 में चुनाव भी हो गई, नई सरकार बन गई। वल्लभ भाई पटेल तो खैर दुनिया से को छोड़ चुके थे, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन चुके। आंदोलन चलता रहा, जोर जुल्म के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है दिए, और ये भूख 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गए रामालू नायडू। कौन थे? तो रामालू नायडू ये 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए, और 56 दिन कंटिन्यू 56 दिन तक अनशन पर रहे। आजकल क्या होता है, देखिए अनशन भूख हड़ताल, या चलिए पर्व त्योहार करते हैं तो 50 रुपया का चावल दाल सब्जी बचाते हैं, 150 रुपया का फल खा जाते हैं, फिर भी कहते हैं फास्टिंगे पर हैं, बड़ा कमजोरी हो रहा है फास्टिंग पर हैं। क्योंकि देखो ये 56 दिन तक, इतिहास के पन्नों पर आपने पढ़ा होगा, जतीन दास 64 दिन, भगत सिंह सुखदेव और उन तमाम साथी लोग, उसमें सबसे कमजोर भी निकले जतीन दास भी 64 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे थे। और भगत सिंह वगैरह तो पूरी तरह सुरक्षित बचे, जिंदा रहे, वो भी भूख हड़ताल पर किए थे। वो देखिए 64 दिन तक भूख हड़ताल, यहाँ 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे रामालू नायडू। और 56वां दिन इनकी मृत्यु के पश्चात आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषी जनता के जन आंदोलन के फलस्वरूप जवाहरलाल नेहरू को झुकना पड़ा, और घोषणा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। बाबू, ये एक ऐसे बर्रे की छत्ता थी जहां एक पत्थर गिरा कि समूचे बर्रे बाहर निकल आए, थी स्थिति वही हुई, एक राज्य बना नहीं कि फिर तो राज्यों की मांग का सिलसिला चलता रहा। और इसी के आधार पर 1953 में मोहम्मद फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू और KM फणिकर इसके 2 अन्य मेंबर थे। इसका चूंकि गठन ही किया गया था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए, इसने अपना सिफारिश किया, लेकिन इसने भी टिप्पणी दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने की प्रक्रिया उचित प्रक्रिया नहीं है। भाषा के आधार पर इसने राज्य का विभाजन करने का, राज्य का निर्माण करने की सिफारिश किया। 1912 से लेकर 1956 तक पुरुलिया बिहार का हिस्सा था, चूंकि वो बंगला भाषी था तो उसको राज्यों का पुनर्गठन जब किया गया 1956 में, तो पुरुलिया को बंगाल में ट्रांसफर कर दिया गया। तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया किसके सिफारिश पर? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर। उसका अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद फजल अली। गठन का आधार क्या था? तो भाषा, लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। हिंदी भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य कौन बना? तो हरियाणा, 1966 में शाह आयोग के सिफारिश पर। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से आपका ये राज्यों का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित हो गया। अगले दिन जो है, या अगले कड़ी में फिर किसी अन्य कड़ी में जो है, भारत के राज्यों का पुनर्गठन के संबंध में, राज्य का जो एकीकरण, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर के अन्य जो भारत का एकीकरण हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाई बेहतर लगी होगी, और यदि पढ़ाई बेहतर लगी, यदि आपको लगा कि यह जो नॉलेज दिया गया वो परीक्षा के लिए आपके लिए फायदेमंद है, तो इसका लाइक करना, शेयर करना तो बनता है ना विद्यार्थीगण। धन्यवाद।